हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी लोगों को संजीव सर की क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग जो है ना, चैप्टर ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये बात आप मान कर चलिए कि इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आना ही आना है ना। और ये अभी बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी पास आने वाला है, इसलिए हम ऐसे ही टॉपिक लेंगे जो जिससे कि एग्जाम में एकदम श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आए। तो आप मान कर चलिए कि ये टॉपिक आपका यदि कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, तो आपको 3 से 4 मार्क्स आपके बोर्ड में पक्का हो गया है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ में, जिसमें हमने आपको ओम मतलब रेजिस्टेंस को हमने बहुत ही शॉर्टकट में से समझाया था। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रेजिस्टेंस को हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है ना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द द फ्लो ऑफ करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर या मटेरियल में रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है, और वो है ना, और वो रेजिस्टेंस करता क्या है, तो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है ना। फ्लो ऑफ करंट के अपोज करने का जो नेचर होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब किसी मटेरियल में जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कम होता है, अब आप ये कहोगे कि रेजिस्टेंस ये होता क्यों है, ये रेजिस्टेंस जो जिसमें जो है करंट को फ्लो करने का जो है ना, फ्लो को अपोज करने का जो टेंडेंसी होता है, वो आखिर है क्या, वो क्यों होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तब तक वो है ना, तब तक वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो है जैसे ही हम किसी कंडक्टर को बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, बैटरी से हम जो है जोड़ देते हैं, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक और ना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है ना। तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू करता है, तो वो तो है ना, तो हम उसी फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक डायरेक्शन में, वन पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू होता है, उसी को हम कहते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं उसको हम, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसा वो कब होता है, जब हम उस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन एक वन पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं करंट का फ्लो होना। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगता है, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के अलावा बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना, बहुत सारे अदर पार्टिकल्स होते हैं। तो उस अदर पार्टिकल से उस है ना, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की बार बार क्या होती है, कोलिजन होती है, मतलब टक्कर होती है। तो जब है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन की जब कोलिजन से जब टक्कर होगी, तो क्या होगा, वो बार बार इलेक्ट्रॉन्स अपने जो काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है बार बार। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने जो काइनेटिक एनर्जी को जब लॉस करेगा, तो क्या करेगा, वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो जितना वो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो बेसिक बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी भी कंडक्टर में, तो उसकी अदर पार्टिकल से बार बार टक्कर होती है, कोलिजन होता है। तो उस कोलिजन के कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होता है, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। तो सिंपल सी बात ये है कि जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट यही है कि यदि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब ये होता है कि उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन होती है अदर पार्टिकल के साथ, वो बार बार होती है, ज़्यादा होती है, जिससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है ना।
और उस लॉस एनर्जी को, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो उसकी जो है एनर्जी लॉस होगी, तो वो लॉस है ना, तो उसे एनर्जी फिर से गेन कहाँ से आएगा, मिलेगा, तो वो फिर से वो बैटरी से लेगा एनर्जी, इसलिए इसलिए उसके बैटरी उसे बार बार उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, उस केस में बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो जितने भी जो हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं या मटेरियल होते हैं, उसमें एनर्जी का जो है कंजप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी जो है हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, वो जैसे ही आप जो है इलेक्ट्रिसिटी से आप कनेक्ट कर, है ना, कर दोगे, तो एकदम से जल्दी से वो हॉट हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमको अभी यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, वो किस किस फैक्टर पर जो डिपेंड करता है ना। तो पहली बात तो आप ये देख लो यहाँ पर कि यहाँ हम लोग को किस किस फैक्टर पर जो है डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, ये पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ कंडक्टर पर क्या इफेक्ट होता है। तो पहली बात आप ये जान लो कि आर जो होता है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जितना लंबा लेंथ होगा, जितना लंबा कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, और जितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, कोलिजन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना, मतलब उतना ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा। तो इसलिए हम उस केस में रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। अब देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का मतलब हुआ कि यदि हम किसी कंडक्टर के एल को डबल कर देते हैं तो आर भी डबल हो जाएगा, एल को हाफ करेंगे तो आर भी हाफ हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये भी हुआ। तो हम इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये देखिए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, सॉरी ये L2 है, L2 है ना, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, जिसमें हमने आपने देखा कि जो है R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L। अब चलिए, अब हम लोग दूसरा फैक्टर की बात करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग फैक्टर नंबर 2 की बात करते हैं। हम लोग ऑलरेडी फैक्टर नंबर 1 में जो है पढ़ चुके हैं, है ना, कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अब हम फैक्टर नंबर 2 की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 2 ये है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अब कहोगे ए क्या है ना, तो चलो ए क्या है, सपोज कीजिए यहां पर सपोज कीजिए कि ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में बना रहा हूं, है ना। ये हुआ कंडक्टर, इसका लेंथ हम चलो सपोज कर लेते हैं एल है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। और ये जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है, ये जो थिकनेस होता है, इसी को हम कहते हैं ए। क्या कहते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये सर्कुलर पार्ट है, ये भी सर्कुलर पार्ट है, तो इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यही ए होता है, इसी को हम लोग लिखे हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है ना। तो अब बताओ यहां पर कि मान लो तुम्हारे पास जो है दो टाइप का वायर है, एक मान लो एकदम मोटा वायर है जिसका ए ज्यादा है, ये, और एक मान लो ये पतला वाला वायर है। आप चाहो तो आप एक और वायर बना सकते हो, ये पतला वाला वायर है। तो देखो, इसका ए, ये मान लो A1 है और ये A2 है। तो बताओ कौन मोटा है, कौन कौन पतला है। तो सिंपल सी बात है कि इसका ए ज्यादा होगा। तो जिसका ए ज्यादा होगा उसका आर क्या होगा, कम होगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एज द ए इंक्रीजेज आर विल बी डिक्रीजेज, है ना। एज द ए डिक्रीजेज आर विल बी इंक्रीजेज। मतलब ए थिक वायर हैज हाई रेजिस्टेंस, sorry low resistance, a thick wire has low resistance and a thin wire has high resistance। मतलब एक जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और एक पतला वायर का रेजिस्टेंस
ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जितना भी आप मोटा वायर को आप देखते हैं, थिक वायर को देखते हैं, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। कम होने का मतलब होता है कि उसमें करंट आसानी से फ्लो होगा, हीट कम फ्लो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जब उसमें से मूव करेगा तो कोलिजन कम होगा, तो कोलिजन कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगा, हीट कम प्रोड्यूस हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ए थिक वायर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ए थिन वायर हैज हाई रेजिस्टेंस। अब दूसरा यही पॉइंट हुआ कि यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे, मतलब है ना, थिकनेस को डबल कर देंगे तो आर हाफ हो जाएगा। और यदि ए को हाफ कर देंगे, वही वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम हाफ कर देते हैं तो आर डबल होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये जो मेरा पहला इक्वेशन था क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा इक्वेशन क्या था, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। दोनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम यदि कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या हुआ, मेरा इक्वेशन हुआ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो हम जब इसको इक्वल करते हैं तो आपको पता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मुझे मल्टीप्लाई करना होता है, तो R इक्वल टू हो गया आपका रॉ L/A। इसी को हम कहते हैं, ये जो रॉ है, ये जो छोटा पी की तरह है, इसको हम कहते हैं रॉ, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, 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 रेजिस्टिविटी। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ रॉ इज ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे मतलब रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी बात का यहाँ पर देखिए डिस्कशन किया गया है ना, ये इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो तो यहाँ पर वही सेम सेम चीजें हैं, देखिए यहाँ पर है ना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। वो सारा डिस्कशन जो मैंने आपको बताया था वही देखिए यहाँ पर। ए थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड ए थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि थिक वायर हैविंग द लार्ज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है ना कैन बी कंसीडर द इक्विवेलेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर है ना, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बस वही बात है यहाँ पर हमने जो बताया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और हाँ, तो हम लोग अभी रजिस्ट्री के बारे में जाना है तो उसी चीज को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रिविटी जो मैंने आपको बताया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, पहला इक्वेशन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हुआ, तो आर इक्वल टू हो गया रॉ L/A। ये जो रॉ हुआ इसी को हम कहेंगे रजिस्टिविटी, जिसका यूनिट होता है क्या होता है, ओम मीटर, ये ओम मीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही बात है, यहाँ पर गिवन है, देखिए रॉ, रॉ को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये है रॉ डिनोट करते हैं है ना, इसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी है ना। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक और चीज कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि जितना किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी जितना कम होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऐसे भी 2 मार्क्स में जो आ सकता है। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो रेजिस्टिविटी जो होता है, जो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं है ना, तो अब देखिए यहाँ पर एक तो हो गया आपका एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ या थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब आर या एल पर डिपेंड नहीं करता है। वो क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर।
ठीक है। अब देखो ये जो रेजिस्टिविटी होता है क्या है, ये इट इज द क्या है, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अब क्या होता है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले बात आप इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्या है कि रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट ऑल्सो डू नॉट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस। मतलब लेंथ को यदि हम इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, या थिकनेस को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डिपेंड क्या चीज पर करता है, तो करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इस पर कहोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आएगा कि मान लो एक वायर है जिसके लेंथ को हमने डबल कर दिया या हाफ कर दिया, कुछ भी ऐसा है, डबल हाफ ट्रिपल कुछ भी कर दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी कितना टाइम्स हो जाएगा। तो बस सिंपल आपको बोल देना है कि रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज बिकॉज रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। पूछेगा कि एक वायर के है ना, या किसी कंडक्टर के हम जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, मतलब ये थिकनेस को एकदम डबल कर दिए, हाफ कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो बस सिंपल आपको बोल देना है कि रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज। उस केस में भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। बस यही है क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं रेजिस्टिविटी पर और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ, तो आप यहाँ पर कुछ कंडक्टर का आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक टेबल दिया हुआ है ना, जिसमें सबका रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, बहुत सारे मटेरियल का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दीजिए, देखिए कि रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है या रेजिस्टिविटी को हम कैसे डील करेंगे। तो पहली बात तो ये आप ये समझो कि रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस के नेचर ऑफ मटेरियल को डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर जितने भी बहुत सारे मटेरियल का रेजिस्टिविटी की वैल्यू दिया हुआ है, देखो सिल्वर का ये है 1.6 × 10⁻⁻8। तो ये इस टेबल में आप जरा ध्यान से देखिए कि ये देखिए ये आपका मेटल है, ये जो कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कंडक्टर का दिया हुआ है ना। ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका कंडक्टर है, ये आपका एलॉय हो गया, ये सेमी कंडक्टर है, उसके नीचे आपका इंसुलेटर है। तो पहले आप ये देखो जितने भी मेटल्स है ना, मेटल में सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका है, ध्यान से देखिए ये सारा वैल्यू को सिल्वर का है, सिल्वर का। तो हमने आपको पहले ही बताया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रॉ, मतलब जिसका रॉ कम उसका रेजिस्टेंस कम, इसलिए सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर इज वेरी लो। ऐसे भी मेटल का जो रेजिस्टिविटी आपको ये देखो यहाँ पर मेटल की जितने भी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻8 के फॉर्म में होगा और इसकी वैल्यू कम होगा। मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी किसका होता है, एलॉय का होता है, एलॉय। क्या देखो ये मैग्नीशियम, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये सब आपका एलॉय है। इस पर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जो मतलब हर 1 साल 2 साल पर ये बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है सबसे ज्यादा होता है। देखिए कितना होता है, 10⁻10 to 10⁻14, 10⁻12 to 30 ये होता है। इसलिए इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी ही इतना ज्यादा होता है। हाँ, तो एक जो है ना हीटिंग मतलब रेजिस्टिविटी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, और वो है देखिए यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, टेस्टर है ना। जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसके जो हीटिंग कॉइल होते हैं वो क्या चीज का बना होता है, मेड अप ऑफ द है ना एलॉय, है ना, रेदर देन द प्योर मेटल। मतलब किसी भी हीटिंग एलिमेंट का जो हीटिंग कॉइल होता है ना, वो जो एलॉय का बना होता है ना कि प्योर मेटल का। ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है ना। तो इसी क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग के घर में बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट होंगे, जैसे ये आयरन है या जो हीटर का भी यूज़ करते होइएगा। तो हीटर में आप देखते होइएगा कि जो कॉइल्स होते हैं, जो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो कॉइल बर्न करने लगता है ना, ग्लो करने लगता है, तो वही उसका हीटिंग एलिमेंट होता है। तो जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है हाई, है ना। तो वो जो कॉइल होता है वो हमेशा क्या चीज का बना होता है, वो एलॉय का बना होता है, ना कि प्योर मेटल का। जैसे कि आप हीटर का जो होता है वो है
है ना, वो क्या चीज का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। या जो है आयरन में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कॉइल है, ये यहाँ जो ये जो कॉइल देख रहे हैं, ये नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है। आप कहोगे एलॉय का ही यूज क्यों होता है, यही क्वेश्चन है आपका। तो एलॉय में दो ऐसा प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी है, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, कि रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। मतलब जो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होता है प्योर मेटल से। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्या है, द एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली एट द हाई टेम्परेचर। मतलब एलॉय जो है डू नॉट ऑक्सीडाइज, है ना, या डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। मतलब एलॉय हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, है ना। एक तो आपने दो पॉइंट मैंने आपको जो बता दिया कि क्योंकि जो है एलॉय, मतलब हम एक एग्जांपल ले लें नाइक्रोम का। तो देखो नाइक्रोम की भी जो है रेजिस्टिविटी हाई होती है, और नाइक्रोम डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, है ना। तो चलिए हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं कि जो है नाइक्रोम आखिर हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता है, वो हाई टेम्परेचर पर बर्न क्यों नहीं होता है, और जो प्योर मेटल है वो बर्न हो जाएगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर मतलब आप यदि किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। आप कहोगे ऐसा क्या है, टेम्परेचर से ऐसा क्या कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, तो उसको कनेक्शन को आप जरा ध्यान से समझिए। मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रेजिस्टेंस होता क्यों है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है जब वो मूव करता है तो उसके पाथ में बार बार कोलिजन होती है। तो कोलिजन के जो कारण वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को जो लॉस करता है। तो अब देखो, जब कोई किसी भी कंडक्टर का जब हीट बढ़ता है, जब तुम उसको हीट करते हो, है ना, टेम्परेचर को जब इंक्रीज कर देते हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन पहले जो होता था उससे जल्दी जल्दी होने लगता है, मतलब फ्रीक्वेंटली होने लगता है। तो कोलिजन की जो टाइमिंग है, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं है ना, क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगता है अदर पार्टिकल से, जिससे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये है। अब कहोगे कि सर तो फिर जो है एलॉय में ऐसा क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस तेजी से ये नहीं बढ़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन एलॉय में एक जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, क्या है कि एलॉय की जब टेम्परेचर को तुम है ना अब बढ़ाते हो, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट वो बढ़ने का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वो स्लो होता है, वेरी लो होता है, जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो क्लास 10th के हिसाब से तो बस इतना लिख देना है कि जो एलॉय की जो है रेजिस्टिविटी हाई होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज एट द हाई टेम्परेचर। बस ये हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब कहिए, अब इसके बाद हम जो भी पॉइंट बताया है वो सब हायर क्लास के लिए, आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलॉय होता है वो जब हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट बढ़ने का रेट बहुत स्लो है, जिससे वो काफी लंबे टाइम तक सस्टेन कर लेता है। इसलिए हम एलॉय का यूज करते हैं, ना कि प्योर मेटल का। तो मुझे है ना, तो अब तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर 1 साल 2 साल पर ये बोर्ड में आता ही आता है रेजिस्टिविटी पर। और ऐसे भी रेजिस्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना, इस बार भी हो सकता है तो आ जाए एक आध क्वेश्चन इस पर। हाँ, तो चलिए हम एक जो है रेजिस्टिविटी पर एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये है देखिए, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज ए रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। ये तो बहुत आसान है, बस आपको पता है जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू क्या होता है, रॉ L अपॉन A होता है। आपको इसमें सारा चीज तो दिया ही हुआ है। देखो यहाँ पर ए ऑलरेडी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और रो भी दिया हुआ है आपका। रो क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है आपका 2 इंटू 10⁻⁻2। देखो यहाँ पर रो भी दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है, ये हो गया ओम मीटर।
हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जो एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया है ना, क्योंकि यहाँ पर ओम मीटर है, ऐसा यूनिट में ये होना चाहिए। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तो मान लो तो है ना, तो आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, रॉ दिया हुआ है और एल भी दिया हुआ है। एल क्या दिया हुआ, 2 मीटर, तो ये भी ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बस सारा चीज वैल्यू दिया हुआ है, आपको बस निकाल देना है रेजिस्टिविटी निकाल देना। तो रेजिस्टिविटी के लिए आप क्या करोगे, ये रॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए आर अपॉन एल, बस इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो इतना काम तो आप लोग कर ही लोगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कई बार आ चुका है और ये हमेशा 1 साल 2 साल पर ये क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या आपको सॉल्व करना है। तो देखो, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ, देखो यहाँ पर डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ कितना, 0.5 mm। अब देखो ध्यान से, ये मीटर में नहीं दिया हुआ है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो पता है मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से, क्योंकि मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में करेंगे 10 से डिवाइड करके, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 से, तो 100 और 10 तो 1000 हो गया। तो सीधा हम इसको लिख देते हैं। पहले तो इसको रेडियस में जो कन्वर्ट कर लो, डायमीटर दिया हुआ तो आर कितना हो जाएगा आपका, ये 0.5 ये डिवाइड बाई 2। तो चलो ऐसा करते हैं हम, है ना, ये हो गया कितना, 0.25 mm। तो अब इसको हम यदि मीटर में करते हैं तो 0.25 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻³ है ना, -3 हो गया ये। तो ये हो गया आपका रेडियस, निकल गया। तो अब जब रेडियस निकल गया तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr²। तो आप यहाँ से ये सॉल्व कर लोगे, 22/7 हो जाएगा और ये आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो ये यहाँ पर आपको ए आ जाएगा। तो जब ए आ जाएगा तो ए आने के बाद बस सारा वैल्यू आपको आ जाएगा, बस इतनी से आपको कैलकुलेशन करना है। ए आने के बाद आपको देखो आर दिया हुआ है, ए आपको निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी गिवन है, तो बस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है आर इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। तो आपके पास रॉ भी दिया हुआ है ना, हम यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, ए भी हो गया, और एल भी दिया हुआ है आपको यहाँ पर, सॉरी एल तो आपको फाइंड ही करना है, सॉरी मतलब यहाँ पर आपको आर दिया हुआ है तो आपको बस एल निकल जाएगा। तो यहाँ पर बताओ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा आपका आर ए अपॉन रॉ, एल इक्वल टू आर ए अपॉन रॉ। तो बस सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा। आप लोग बनाकर देखना कितना आपसे होता है सॉल्व की नहीं होता है। नहीं यदि ये होता है तो आप कमेंट में करना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझा दिया है इसको, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये इसी में अगला पार्ट, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर डबल। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, डायमीटर को यदि हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला में कि आपका आर, यहां देखो ये जो आर है, आर इक्वल टू क्या होता है, रॉ एल अपॉन ए, और ए इक्वल टू क्या होता है, πr²। तो डायमीटर को यदि हम डबल करेंगे तो ए कितना टाइम्स होगा, पहले बताओ। पहले बात तो ये समझो कि यदि हम डायमीटर को डबल करेंगे तो आर भी डबल होगा। तो आर जब डबल होगा तो आपका एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हम जब पाई आर को हम 2r कर देंगे, 2r का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4πr²। ये हो जाएगा आपका एरिया, आपका हो गया, 1 मिनट, हाँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा आपका ये 4πr², ये 4πr² होगा एरिया। तो अब देखो पहले एरिया क्या था, πr², अब हो गया 4πr²। तो ए हो गया 4 टाइम्स, और आपको पता है कि आर इक्वल टू क्या है, रॉ एल अपॉन ए। तो ए जब 4 टाइम्स हुआ तो आर, तो आपका आर क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, हो गया सॉल्व। तो बस आपको बस ये लिख देना है कि डायमीटर यदि डबल होता है तो एरिया जो है आपका क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। तो जब एरिया 4 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स होगा, बिकॉज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि ए डबल होता है तो आर हाफ होगा, ए हाफ होगा तो आर डबल होगा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए 4 टाइम्स हो रहा है। पहले क्या था, πr², हमने डायमीटर को डबल किया, तो डायमीटर डबल करने का मतलब हुआ रेडियस भी डबल हुआ, है ना। तो मतलब ए हो गया 4 टाइम्स,
तो ए जब 4 टाइम्स तो आर क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स, है ना। तो आप इसको ऐसे करके लिख लेना, है ना। यदि आपको नहीं क्लियर है या ऐसा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। ये है क्वेश्चन, क्या है देखिए, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। चलिए एक देखो, ये एक वायर है, मान लो हम एक ये कर लेते हैं, एक वायर बना लेते हैं। थोड़ा सा यदि पिक्चर इधर उधर होगा तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। ये एक वायर है जिसका आर दिया हुआ है कितना 20 ओम। चलो इसको R1 मान लेते हैं, है ना। और इसका लेंथ नहीं दिया हुआ तो चलो लेंथ को हम मान लेते हैं L, है ना। तो अब बताओ, ये आपका केस 1 है, तो मतलब मेरा जो L1 होगा, L1 हम L ले लेते हैं, R1 दिया हुआ है 20 ओम। अब देखो इस वायर को जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब इस वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है। स्ट्रेच ध्यान रखना, सीधा हम दूसरा वायर नहीं लिए, इस वायर को हमने स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करके ये स्ट्रेच करेंगे, ये स्ट्रेच कर दिए, है ना। और इस वायर के लेंथ को हमने डबल कर दिया, मतलब अब L था तो अब जो है क्या हो गया 2L हो गया। अब देखो, अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि जब हम इस वायर के लेंथ को हम स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो इसका यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या था, A था, तो यहाँ हो जाएगा A/2 होगा ना। एरिया क्या होता है थिकनेस, ये जो थिकनेस होता है ये। तो यदि हम इसके वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इसका एरिया भी तो कम होगा, थिकनेस भी तो कम हो जाएगा। तो यदि हम L को डबल करेंगे तो A क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहीं पर यहाँ रहता कि L को यदि हम ट्रिपल कर देते हैं, 3 गुना कर देंगे तो A क्या हो जाता, 1/3 हो जाता। इस कॉन्सेप्ट को समझना, अच्छे से क्लियर रखना। तो यहाँ पर A1 क्या हुआ, यहाँ पर A1 को हमने ले लिया A। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने वायर को जब स्ट्रेच कर दिया तो मेरा L2 क्या हो जाएगा, L2 हो गया है 2L डबल हो गया है। और A2 क्या हो जाएगा, A2 हो गया है आपका A/2, है ना। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है R2 फाइंड करना है। और हाँ ध्यान रखना एक चीज कि रॉ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, रॉ में कोई चेंजिंग नहीं। कहोगे क्यों, क्योंकि रॉ जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल होता है। यहाँ नेचर ऑफ मटेरियल में नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर वायर है उसी कॉपर वायर को हमने यहाँ पर स्ट्रेच किया। जैसे सपोज करो कि यदि सिल्वर का वायर है तो ये भी सिल्वर, क्योंकि हमने उसी वायर को स्ट्रेच करके बनाया है, तो नेचर ऑफ मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए रॉ दोनों केस में सेम है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अब आप देखिए यहां पर पहले हम सीधा निकालते हैं R2 इक्वल टू क्या है, रॉ वही होगा L2/A2 होगा, रॉ L/A। हम दूसरा केस का लिए है तो देखो कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। रॉ तो मेरा वही है, L2 क्या है 2L है, L2 मेरा 2L है तो 2L। A2 क्या है, सेकेंड केस का A2 A/2 है तो ये A/2 है, ध्यान रखना। तो यहां पर बताओ क्या होगा, ये 2 ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये 4 रॉ L/A हुआ, R2 है ये। अब बताओ R1 देखो, R1 क्या होगा बताओ, तुम ही लोग बताओ। R1 क्या था, रॉ L/A था, क्योंकि L1 को मैंने A लिया था, A1 आपका A है, रॉ तो रॉ ही हुआ। अब देखो यही ना R1 है ये, तो बताओ R2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4R1 हुआ, 4R1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, तो 4 × 20 तो ये हो गया आपका 80 ओम, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज ऐसे भी आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी याद रखिएगा कि किसी वायर के एल को यदि हम डबल कर देंगे बाय स्ट्रेचिंग, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगा। यहाँ पर ये मत सोचिए कि लेंथ डबल हो गया तो आर भी डबल हो गया। हाँ आप कहोगे सर आपने तो बताया कि जो है एल डबल होने पर आर डबल होगा, हाँ ये बात सही है, बट यहाँ हम दूसरा वायर नहीं ला रहे हैं। एल डबल होने पर आर डबल कब होगा, जब आपके पास दो अलग अलग वायर है, मतलब एक ही मटेरियल का दो डिफरेंट वायर है, एक का लेंथ एल है दूसरे का लेंथ 2L है और ए में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम थिकनेस का यदि वायर है, तो हम वहां पर कहेंगे कि जिसका एल डबल होगा उसका आर भी डबल होगा। यहाँ पर वहां पर यूज होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक ही वायर को स्ट्रेच करके उसको हम डबल कर दिए हैं, तो यहाँ पर ए और आर दोनों, सॉरी एल और ए दोनों में चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि वो वायर
पतला हो रहा है तो हमको वहां पर एल और ए दोनों का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। मतलब एल यदि डबल हो रहा है तो ए हाफ हो जाएगा, तो उस केस में आपका आर 4 टाइम्स हो गया। यहीं पर यदि क्वेश्चन आता कि हम लेंथ को 3 गुना कर दिए, ट्रिपल कर दिए, तो क्या होगा, एल 3 गुना 3 टाइम्स, तो ए हो जाता 1/3, तो इस केस में 9 टाइम्स जो है आपका आर इंक्रीज हो जाता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि यदि डबल हो रहा है लेंथ तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा बाय स्ट्रेचिंग, और यदि जो है ना ट्रिपल हो रहा है तो 9 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ।